मॉर्निंग टू ऑल। मैं ए.के. सिंह आपका स्वागत करता हूं KVS आरो दिल्ली लाइव में। आज हम केमिकल काइनेटिक्स को बेटा रिवीजन के फॉर्म में ले रहे हैं और कुछ न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम करेंगे। जैसा कि मैंने आपको कल बताया था कि कंप्लीट रिवीजन होगा केमिकल काइनेटिक्स का। केमिकल काइनेटिक्स जो चैप्टर स्टार्ट किया था हमने बेटा, तो क्या बताया था आपको स्टार्ट में कि द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विथ द स्टडी ऑफ द रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शंस एंड द वेरियस फैक्टर्स विच इन्फ्लुएंसिंग द रेट ऑफ रिएक्शन। मीन्स ये रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में बात करता है। तो थर्मोडायनेमिक्स इसके बारे में बात नहीं करता। थर्मोडायनेमिक्स सिर्फ आप देखें तो आपका रिएक्शन फिजिबल है या नहीं है, स्पॉन्टेनियस है या नहीं, इसके बारे में बात करता है। थर्मोडायनेमिक्स बात करता है कि रिएक्शन कितना फास्ट है, रिएक्शन कितना स्लो है। तो हमने जो क्लासिफाई किया था रिएक्शन को, वो किया था बेटा कि वेरी फास्ट रिएक्शन और वेरी स्लो रिएक्शन हम अपने इस स्टडी में शामिल नहीं कर रहे हैं। ठीक है। वेरी फास्ट रिएक्शन फॉर एग्जांपल जैसे फॉर्मेशन ऑफ ए प्रिसिपिटेट when HCl is treated with a drop of AgNO3। थोड़ा सा ड्रॉप आपने डाला AgCl का प्रिसिपिटेट, इट विल टेक ओनली 10⁻⁸ सेकेंड टू अपीयर ए प्रिसिपिटेट। सो बहुत फास्ट रेट है। इसके लिए दूसरा मेथड है, फ्लोज मेथड है, रिलैक्सेशन मेथड है, उससे कर सकते हैं, लेकिन हम चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन से नहीं कर सकते। ठीक इसी तरह से आप देखते हो कि कुछ रिएक्शंस बहुत स्लो हैं। तो स्लो रिएक्शंस मीन्स जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन, डाइजेशन ऑफ आवर फूड, ये भी बहुत ज़्यादा समय लेता है, तो हम इसको नहीं कर पाते हैं। तो इसमें आप जैसे हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर, इन्वर्जन ऑफ शुगर, डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनियम नाइट्राइट, इस तरह के कुछ रिएक्शंस हैं जिनको हम शामिल करते हैं। और जो मेन हमारा है कि चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम। तो हमने कल बताया था कि चेंज इन कंसंट्रेशन ही सिर्फ नहीं रखना है, हमें कलर चेंज भी देखना है कि कोई रिएक्शन का कलर चेंज हो रहा है। तो जैसे मैंने आपको एक टाइटेशन है हमारे यहाँ कि KMnO4 वर्सेस ऑक्जेलिक एसिड या मोर सॉल्ट यदि हम करेंगे लैब में, तो आप देखोगे कि जो KMnO4 का जो कलर होता है बहुत इंटेंस पिंक कलर होता है, और वो जैसे ऑक्जेलिक एसिड या मोर सॉल्ट पड़ता है वो Mn2+ में कन्वर्ट होता है और उनका कलर खत्म हो जाता है। तो अब आपका रिएक्शन कितना फास्ट है और कितना स्लो। जैसे ऑक्जेलिक के साथ करते हैं तो बहुत देर बाद उसका डिसअपियर होता है वो कलर, लेकिन जब वो मोर सॉल्ट के साथ करते हैं तो बेटा बहुत जल्दी आता है। तो कलर चेंज से भी हम रेट ऑफ रिएक्शन निकाल सकते हैं। फिर हमने बात करी थी वॉल्यूम चेंज। जैसे कभी कोई गैस का लिबरेशन हो रहा है, उसमें वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, तो इनिशियल टाइम पर क्या था, फिर आपका टाइम t पर क्या है, या इनफाइनाइट टाइम पर क्या है, तो आप इन चेंज इन वॉल्यूम का रेशियो से भी निकाल सकते हैं। फिर हमने बात करी थी बेटा चेंज इन प्रेशर, तो हम उससे भी निकाल सकते हैं कि जो हमारा कोई जैसे डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5 आप ले रहे हो, तो NO2 और O2 में जा रहा है, तो इनिशियल प्रेशर उसका जो है वो NO2 और O2 का नहीं है, अभी N2O5 का जो प्रेशर आपने लिया है, उसके बाद क्या होगा कि उसमें जो टोटल प्रेशर है PN2O5 PNO2 प्लस PO2 वो बढ़ता चला जाएगा, इंक्रीज होता चला जाएगा फॉर ए सर्टेन टाइम पीरियड, जब तक इक्विलिब्रियम नहीं आएगा। तो यहाँ से आप वो निकाल सकते हैं फॉर्मूला जो हमने गैसियस फेज का डिराइव किया था। चेंज इन pH देख सकते हो कि कोई H+ यदि कंज्यूम हो रहा है हमारा रिएक्शन में, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में जा रहा है, तो pH बढ़ेगा। तो किस रेट से pH बढ़ रहा है, कितना टाइम में pH में ज़्यादा DPH मतलब चेंज इन pH आया है। तो ये सारे तरीके हैं जिससे हम लोग निकाल सकते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है। थोड़ा सा हम अपने उस फार्मूला को समराइज किया है, देखेंगे ज़रा। देखिए बेटा, ये जैसे रेट लो है और ऑर्डर हमारा 0 होगा, तो 0 ऑर्डर का मतलब क्या था कि इट इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। देखो यहाँ पर a⁴ है, जिसके बदले यहाँ पर 1 लिखा हुआ है, मतलब इसीलिए अपीयर नहीं हुआ है। यदि हम इसको लिखेंगे तो क्या लिखेंगे बेटा कि a⁴
जीरो, जीरो का 1 होता है नहीं, तो ये इंडिपेंडेंट है, इसीलिए इसका ऑर्डर कैसा है? जीरो। यहाँ पर da/dt के वन पावर टर्म, तो इसीलिए इसको क्या कह रहे हैं आप? फर्स्ट ऑर्डर। मतलब फर्स्ट ऑर्डर का क्या मतलब हुआ? इस कंसंट्रेशन को यदि आप डबल करेंगे तो आपका रेट भी डबल होगा, यदि आप इसको थ्राइस करेंगे तो आपका रेट भी थ्राइस होगा। इसका मतलब यहाँ पर फर्स्ट ऑर्डर का ये। सेकेंड ऑर्डर का क्या मतलब है कि आप इसके कंसंट्रेशन को यदि डबल करोगे तो ये रेट को 4 टाइम्स बढ़ा देगा, यदि आप इसको ट्रिपल करोगे तो रेट को 9 टाइम्स बढ़ा देगा। तो आपने देखना है ऑर्डर, और ऑर्डर देख करके आप रेट को बता सकते हैं। यदि nth ऑर्डर होता तो क्या होता बेटा? a⁴n। तो इस तरह से आप रेट लॉ को देख सकते हैं, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, जीरो ऑर्डर। ठीक है। इंटीग्रेटेड रेट लॉ, यदि इसका इंटीग्रेशन करते हैं, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, और by evaluating the value of integration constant when t is equal to 0, a is equal to a0 आपको करके दिखाया था। तो इस फॉर्मूला का क्या आता बेटा? a is equal to a0 माइनस kt। a क्या था हमारा? कंसंट्रेशन आफ्टर टाइम t। इस t टाइम बीत जाने के बाद ये कितना कंसंट्रेशन हमारा रिएक्टेंट का बचा है वो है। a0 इज द इनिशियल कंसंट्रेशन, जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ था, when t is equal to 0, और के हमारा रेट कांस्टेंट है, जिसको हम क्या बोलते थे बेटा? स्पेसिफिक रिएक्शन रेट। कैसे डिफाइन किया था रेट कांस्टेंट को? कभी भी हम अपने रेट कांस्टेंट को डिफाइन किया था जैसे R इज इक्वल टू KA। तो ये कह रहा है कि यदि हमारा कंसंट्रेशन टर्म 1m हो जाए, यूनिटी हो जाए, तो रेट क्या हो जाएगा? K हो जाएगा। इसीलिए बेटा इसको हम क्या बोलते हैं? स्पेसिफिक रिएक्शन रेट भी बोलते हैं, रेट कांस्टेंट को। तो इस तरह से यदि हम देखेंगे कि जो हमारा ये और ये t टाइम t है। नेक्स्ट आइए फर्स्ट ऑर्डर में, देखिए क्या है बेटा? a, फिर आपका यह है कंसंट्रेशन आफ्टर टाइम t, a0 इज द इनिशियल कंसंट्रेशन, एक्सपोनेंशियल माइनस kt, के फिर यहाँ पर रेट कांस्टेंट है, t यहाँ पर टाइम है। तो इसके साथ हम आपको प्लॉट करते हैं, तो ये लीनियर प्लॉट आता है, और स्लोप भी हम देखेंगे अभी। और सेकेंड ऑर्डर यदि है बेटा तो 1/a0 प्लस kt। ठीक है। ए वही यूजुअल मीनिंग याद रखना आपको, कंसंट्रेशन आफ्टर टाइम t बीत जाने के बाद, ये इनिशियल कंसंट्रेशन, ये रेट कांस्टेंट। यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट क्या बनेगा? यदि आपका जीरो ऑर्डर है तो ये मतलब R इज इक्वल टू K हो गया, तो मोल पर लीटर पर सेकंड, मतलब जो रेट का यूनिट है वही यूनिट जीरो ऑर्डर का रेट कांस्टेंट का। यहाँ पर क्या होगा बेटा? ये तो कैंसिल हो जाएगा टर्म, तो क्या बचेगा आपका? सेकंड इनवर्स, और यहाँ पर मोल -1 लीटर पर सेकंड। तो इस तरह से आप देख रहे हैं nth ऑर्डर का भी आप निकाल सकते हो, जो मैंने आपको लिखवाया था। यदि बेटा यहाँ पर लीनियर प्लॉट किया जाए किसका? a वर्सेस t, ये देखो, तो यहाँ पर k निकालने के लिए स्लोप आएगा k। और याद करो मैंने आपको कहा था कि इस प्लॉट का नेचर बेटा एक जैसा ही होगा, यहाँ पर t और ऐसा प्लॉट दिखेगा, लेकिन यदि यहाँ पर बेटा a लिखोगे तो ये जीरो ऑर्डर के लिए होगा, और देखो ln a लिखोगे तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए होगा। फिर से बेटा यहाँ पर गलती होती है, क्या बोला मैंने कि a0 यदि a रहे वर्सेस t और स्लोप यहाँ पर -k हो, -k हो, तो ये इंटरसेप्ट है, जो यहाँ पर क्या होगा? इंटरसेप्ट हमारा a0, और यहाँ पर इंटरसेप्ट फिर क्या होगा? ln a0। ठीक है ना? ln a0 याद रखिएगा। और यदि यही सेकंड ऑर्डर हो जाए तो यहाँ पर 1/a वर्सेस t लेना है, तब इस तरह का हमें वो है। ठीक है। तो आपको ये प्लॉट करना भी यहाँ से, टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ k बाय नोइंग द वैल्यू ऑफ स्लोप, स्लोप से हम लोग निकाल सकते हैं। यहाँ पर देखिए लीनियर प्लॉट टू डिटरमाइन k, a0 वर्सेस t, ये आ गया हमारा। अब देखिए हाफ लाइफ पीरियड के लिए ये क्या रहा? t हाफ a0/2k
यहाँ पर टी हाफ ln2/k, ln के बदले क्या लेते हैं, लॉग जब लेते हैं तो बेटा 2.303 इंटू लॉग 2 की वैल्यू ले लेंगे और हमारा log 0.693 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 0.693/k, 693/k एंड टी हाफ इज इक्वल टू a0/k। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये इंडिपेंडेंट हो गया इनिशियल कंसंट्रेशन से, और ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है जो कल भी मैंने आपको बताया था। तो इस तरह से ये यहाँ पर डिपेंड कर रहा है, ये इंडिपेंडेंट है, ये भी डिपेंड कर रहा है, तो ये लिनियरली कर रहा है, ये इनवर्सली कर रहा है। तो इस तरह से हम लोग एक समराइज किया है कि जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर और सेकेंड ऑर्डर के। हम लोग देख रहे थे बेटा कि डिपेंडेंस जो होता है हमारा रिएक्शन पर, एक तो हमने कंसंट्रेशन टर्म देखा कि कंसंट्रेशन टर्म पर थोड़ा सा मुझे आज जो फीडबैक मिल रहा था, तो जो रिएक्शन रेट है उसको मैं एक बार फिर से आपको बताता हूँ, अपीयरेंस और डिसअपीयरेंस। यहाँ पर बच्चे थोड़ा सा क्वेरी कर रहे थे, ये देखिए ये हमारा कोई एक रिएक्शन है, यदि हम इसका रेट लिखते हैं बेटा तो हम लिखते हैं -12 डेल्टा लिखा तो बेटा क्या होगा, और डी लिखा तो क्या होगा, सोचो। यदि हमने डेल्टा लिखा तो किस रेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, और डी लिखेंगे तो किसको रिप्रेजेंट करेगा। यहां पर डेल्टा O2/डेल्टा, ठीक है। अब देखिए बेटा यहां पर हमने क्या बोला आपको कि बताओ ये डेल्टा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये एक रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसीलिए इसको एवरेज रेट कहते हैं। लेकिन जब इंस्टेंटेनियस कब हो जाता है बेटा, कि व्हेन डेल्टा t टेंड्स टू 0। रिकॉल करो फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था इंस्टेंटेनियस स्पीड और एवरेज स्पीड को, तो ठीक उसी तरह से जैसे स्पीडोमीटर पर जब आपका नज़र पड़ता है और जब आप देखते हैं कि गाड़ी आपकी कितनी स्पीड में चल रही है उसी समय के लिए, तो उसको हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस, ठीक है। और जब हमारा यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं कि जब हम ज़्यादा टाइम इंटरवल पर लेते हैं तो एवरेज यूज करते हैं, तो टोटल जो टाइम है, टोटल डिस्टेंस, यदि इसको डिवाइड करके आप निकालते हैं तो एवरेज स्पीड होता है। तो ये दोनों में ये डिफरेंस है। सो व्हेन डेल्टा t टेंड्स टू 0 तो आप इसको इंस्टेंटेनियस बना देते हो, तो मैंने इसलिए इसको भी लिख रहा हूँ dN2O5/dt। यहाँ पर इसी तरह से 1/4 dNO2/dt और यहाँ पर dO2/dt, ठीक है बेटा। अब देखो कि ये सारे रिएक्शन का रेट है, मतलब ये सब एक दूसरे से इक्वल है। अब इक्वल है क्या नहीं, तो ये देखो ये डेल्टा N2O5/डेल्टा T ये रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ N2O5 है, लेकिन जब इसको हाफ से मल्टीप्लाई कर देते हो तो रेट हो जाता है। ठीक इसी तरह से ये देखो डेल्टा NO2/डेल्टा T ये इसका अपीयरेंस है रेट का, और जो कि 4 टाइम्स रेट है, और ये देखो इसका अपीयरेंस भी यही है और रेट भी यही है। तो बेटा यहाँ पर डिस्टिंग्विश करना आपको सीखना है कि यदि स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 है, ठीक है, तो आपका जो रेट ऑफ अपीयरेंस है, डिसअपीयरेंस है, वही रेट ऑफ रिएक्शन है। लेकिन जैसे ही आपका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट आया जिससे कि आप उसको डिवाइड करते हो उतना टाइम्स रेट हो जाएगा। जैसे हमको कोई दे दे कि डिसअपीयरेंस ऑफ N2O5 कैलकुलेट द रेट ऑफ द रिएक्शन, 2 टाइम कर दें। यहाँ पर दे दे कि रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NO2, ठीक है, कैलकुलेट द रेट ऑफ रिएक्शन, हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप कंफ्यूजन नहीं करना है आपको। तो माइनस क्यों लगाया है ये भी पता है आपको, और यहाँ पर प्लस क्यों है। माइनस इसलिए कि रेट को पॉजिटिव बनाने के लिए, क्योंकि यहाँ जो ये डिफरेंस आने वाला है फाइनल माइनस इनिशियल, उसका मैग्नीट्यूड निगेटिव आने वाला है।
तो जब बेटा निगेटिव आने वाला है तो निगेटिव मल्टीप्लाइड निगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। इस तरह से आप इसको, यदि कोई हमारा ए प्रोडक्ट है तो इसका रेट यदि हम लिखते हैं रेट आर के पावर एन, ये आपका क्या है, रेट लॉ यदि है तो ये रेट कांस्टेंट है, ये nth ऑर्डर है। टेकिंग लॉग बोथ साइड, तो यहाँ पर क्या आएगा, लॉग आर लॉग के प्लस एन लॉग ए। अब इसमें आप प्लॉट करके ऑर्डर भी निकाल सकते हो, यहाँ पर डिफरेंट पॉइंट टाइम ऑफ इंटरवल करके जो रेट और इसको चेंज करके, ठीक है, और रेट कांस्टेंट की वैल्यू फिक्स होगी तो आपने एन निकाल लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से ये फार्मूला से हम लोग इसको कर सकते हैं। यहाँ पर बेटा जो एक टर्म सीखा था हमने, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और मॉलिक्यूलरिटी। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और मॉलिक्यूलरिटी में बेसिक डिफरेंस क्या था कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आपका क्या बोला जाता है कि कोई भी जो रेट लॉ एक्सप्रेशन है उसके ऊपर पावर क्या है, कंसंट्रेशन टर्म के ऊपर। जैसे ये देखिए, सो x इज द ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू a, y इज द ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू b, so x plus y is called overall order reaction. X plus y is called overall order reaction, and these orders are determined experimentally simply by looking or merely observing a chemical reaction, and what is the value of stoichiometric coefficient, we can't determine the order of reaction. Molecularity क्या था बेटा? Molecularity is the number of reacting species in an elementary reaction that must collide simultaneously to bring about a chemical reaction is called molecularity of reaction. और रिकॉल करो कि दोनों चीज में आपको थोड़ा डिफरेंस बताया था मैंने, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड मॉलिक्यूलरिटी। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज एन एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी, मॉलिक्यूलरिटी इज ए थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट। और एलिमेंट्री रिएक्शन की बात किया है तो कैसे बताओगे? एलिमेंट्री रिएक्शंस आर दोज रिएक्शन विच कंप्लीटेड इन वन स्टेप, सिंगल स्टेप का रिएक्शन है एलिमेंट्री रिएक्शंस। और लेकिन वो 2-3 एलिमेंट्री रिएक्शंस का सेट है तो उसको हम कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। सो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज एप्लीकेबल फॉर बोथ कॉम्प्लेक्स एज वेल एज एलिमेंट्री, बट मॉलिक्यूलरिटी हैज नो मीनिंग फॉर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, कोई मतलब नहीं है उसका। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में बी जीरो और इवन फ्रैक्शन, बट मॉलिक्यूलरिटी इज नेवर जीरो, नॉन इंटीजर, हो नहीं सकता। ऑर्डर आपका फ्रैक्शनल में भी आ सकता है, ठीक है। तो इस तरह से हम इसमें थोड़ा सा आपको मैकेनिज्म मैंने बताया था मॉलिक्यूलरिटी चेक करने के लिए कि कोई रिएक्शन यूनिमॉलिक्यूलर है, बायमॉलिक्यूलर है, तो यदि वो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है तो उसका जो बेटा स्लोएस्ट स्टेप वाला होगा वो डिटरमाइनिंग स्टेप होगा, वही उसकी मॉलिक्यूलरिटी उस रिएक्शन का बताता है। फॉर एग्जांपल ClO3 माइनस 2Cl माइनस, आप यदि इसका रेट लॉ दिया रहेगा तो आपको मैकेनिज्म लिखना है, यदि इसका मैकेनिज्म दिया रहेगा तो रेट लॉ लिख सकते हैं। तो यदि हम रेट लॉ लिखा हुआ, मान लीजिए रेट लॉ लिखा हुआ है ClO माइनस पावर 2, तो इस पे आपका दो टर्म कोलाइड कर रहा है, ClO माइनस ClO, क्योंकि दो टर्म है। तो यहाँ पर ये आप नहीं बना सकते हो क्योंकि आपके पास O3 तो है ही नहीं, ऑक्सीजन 2 ही है, यहाँ पर 3 ऑक्सीजन चाहिए। तो आप क्या बनाएंगे, सिर्फ बना पाएंगे प्रोडक्ट Cl माइनस। अब देखिए बेटा जो बच गया इसमें से उसको लिखना है आपने, तो Cl बचा है, ऑक्सीजन पर 2 माइनस, ये रिएक्शन इंटरमीडिएट है। इंटरमीडिएट का मतलब है कि वो आपका
फास्ट स्टेप में दूसरे रिएक्टेंट जो मॉलिक्यूल्स लेफ्ट हैं उनके साथ कंज्यूम करके और वो कंज्यूम हो जाए और फिर से आपका प्रोडक्ट जनरेट हो जाए। तो ये रिएक्शन इंटरमीडिएट, एक मॉलिक्यूल्स आपका बचा हुआ है तो प्रोडक्ट बन गया आपका ClO3 माइनस, तो ऑक्सीजन 3 हो गया, एक Cl बच गया आपका Cl माइनस। तो ये आपका कैसा है बेटा, स्लो, और ये कैसा है, फास्ट। तो इस तरह से यदि ये दिया रहता तो हम इसको लिख सकते थे, और यदि हमको ये दिया हुआ था तो हमने मैकेनिज्म लिख दिया, ठीक है। तो इस तरह से आप मैकेनिज्म भी लिख सकते हैं। मैंने आपको एक वो भी बताया था बेटा कि किस तरह से हम लोग वहाँ पर जो आपका कोई रिएक्शन है वहाँ पर लग रहा है कि रिएक्टेंट है, लेकिन रेट उसके ऊपर डिपेंड नहीं करता, रेट लॉ में उसका पोजीशन नहीं है, मैंने आपको बताया था। डिपेंडेंस ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर में आपने देखा कि एक हमने पढ़ा आर्हेनियस इक्वेशन जो ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी है, और हमें बताता है कि किस तरह से टेम्परेचर बढ़ाने से रिएक्शन का रेट बढ़ता है। और दूसरा हमने कल देखा था कोलाइजन थ्योरीज ऑफ रिएक्शन रेट। तो यदि हम दोनों को फिर से देखें तो देखिएगा कि यहाँ पर माइनस E/RT, ये हमारा रेट कांस्टेंट है, ये आर्हेनियस फैक्टर है, और E/RT इज द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स दैट हैव द एनर्जी ग्रेटर देन एक्टिवेशन एनर्जी। ये फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, कि इस फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स को, ये जो पूरा टर्म है e⁻⁻⁸ ये रिप्रेजेंट करता है फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स दैट हैव ग्रेटर एनर्जी देन एक्टिवेशन। ये एक्टिवेशन एनर्जी है बेटा। एक्टिवेशन एनर्जी क्या था कि द एनर्जी रिक्वायर्ड बाय द रिएक्टिंग स्पीसीज टू फॉर्म एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स और टू क्रॉस द एनर्जी बैरियर इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी। क्या किसी रिएक्शन का आपको पूछेगा कि एक्टिवेशन एनर्जी क्या जीरो हो सकता है? तो यदि एक्टिवेशन एनर्जी जीरो होगा तो हमारे हाथ में ड्राइविंग फोर्स नहीं होगा। ड्राइविंग फोर्स का मतलब है, जैसे हम बात करते हैं थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी और काइनेटिक स्टेबिलिटी। जैसे आपके घर में एलपीजी का सिलेंडर है, थर्मोडायनेमिक्स कहता है कि वो अनस्टेबल है। क्यों अनस्टेबल है? क्योंकि उसका डेल्टा जी निगेटिव है, मतलब वो रिएक्शन उधर जाना चाह रहा है, लेकिन वो देखते हैं जब तक आप स्टार्ट नहीं करते तब तक तो नहीं जाता। तो उसको किसी चीज़ का इंतजार है, किस चीज़ का, कि कोई हमें एक्टिवेशन एनर्जी दे, मतलब रिएक्शन को स्टार्ट कर दे। तो वो चीज़ यदि आपके हाथ से ख़त्म हो जाएगा, इसका मतलब कि ये जीरो होने का मतलब है कि एवरी कोलाइजन लीड्स टू द फ्रैक्शन ऑफ प्रोडक्ट। इसका मतलब वो जो हम लोग कल पढ़े कि फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स जो है, जो एनर्जी बैरियर को पार करते हैं, तो एनर्जी बैरियर ही नहीं है, ख़त्म हो गया। नहीं तो एनर्जी बैरियर है ही नहीं, तो हर एक रिएक्टेंट प्रोडक्ट में जाएगा, जो पॉसिबल नहीं है। सो ये बेटा जीरो नहीं हो सकता। और R आपका गैस कांस्टेंट है, T आपका एब्सोल्यूट टेम्परेचर। इसी में हमने बेटा क्या किया था कि नेचुरल लॉ ले करके और प्लॉट किया था, और उसके स्लोप से हमने क्या निकाला था, ये आपका किस फॉर्म में आ गया था बेटा, y, ये c, और ये हमारा x, और ये m। तो इस तरह का कुछ प्लॉट आया था बेटा। ये 1/t के साथ प्लॉट किया था, ln a का ऐसा स्लोप आया था आपका, स्लोप इज इक्वल टू माइनस E/R। ये इंटरसेप्ट है जो ln a, ये इस तरह से। तो आपको यहाँ पर बेटा जब हम लॉग के साथ लेंगे तो यहाँ पर माइनस E/2.303R आ जाएगा, और आप स्लोप की वैल्यू पता करके क्या निकाल सकते हो, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। ठीक है, तो ये था हमारा। तो इसमें हमने देखा कि एक्टिवेशन एनर्जी से एक्सपोनेंशियली
जब वो डिक्रीज होता है तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाता है और टेम्परेचर आप देख रहे हैं कि एक्टिवेशन एनर्जी कम हो रहा है, माइनस ही है, नीचे टी है, तो टी यदि बढ़ेगा तो आपका रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगा। और कल हमने बेटा कोलाइजन थ्योरी ऑफ रिएक्शन रेट सीखा था, जिसमें फॉर्मूला क्या आ गया था, PZAV e⁻ EA/RT। ये P प्रोबेबिलिटी स्टेरिक फैक्टर था, जो किसके लिए लिया था हमने, कि प्रॉपर ओरिएंटेशन के लिए, कि क्या मॉलिक्यूल प्रॉपरली ओरिएंट है या नहीं है। और ZAB क्या था, कि कोलाइजन फ्रीक्वेंसी, ठीक है ना, नंबर ऑफ कोलाइजन्स पर सेकेंड पर यूनिट वॉल्यूम बिटवीन द टू रिएक्टिंग स्पेसीज A एंड B, जिसको हमने रिड्यूस्ड मास और डिस्टेंस से डिराइव किया था। और ये वहाँ वही है एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, R गैस कांस्टेंट, T इज द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। दोनों में कंपेयर किया था हमने, तो ये आर्हेनियस का इक्वेशन का A और PZAV ये बराबर हो रहा था, ठीक है, दोनों को कंपेयर करने पर। सो लेट अस टेक सम प्रैक्टिस क्वेश्चंस लेते हैं। Decomposition of dimethyl ether, CH3OCH3 है ना, CH3OCH3। तो ये हमारा क्या है बेटा, मिथॉक्सी मीथेन, अभी आपने 11th क्लास में किया है। इसका डिकम्पोजिशन का रेट लॉ है CH3OCH3 पावर 3/2 कह रहा, इफ द प्रेशर इज मेजर्ड इन बार एंड टाइम इन मिनट, प्रेशर इज मेजर्ड in bar and time in minute, तब आपसे पूछ रहा है कि what is the unit of rate, रेट का क्या यूनिट होगा और रेट कांस्टेंट का क्या यूनिट। सोचिए, रेट का यूनिट क्या होगा और रेट कांस्टेंट का क्या होगा। रेट हमेशा क्या लेते हैं बेटा, कि चेंज इन, यहाँ पर क्या आएगा, प्रेशर बाय टाइम, नहीं तो प्रेशर जैसे यहाँ पर लेते थे आप मोल पर लीटर और पर मिनट आता, लेकिन मोल नहीं है, क्या है यहाँ, बार और पर मिनट, यही क्या होगा अपने, ठीक है, बार पर मिनट। अब देखो, आपको इसका K का वैल्यू निकालना बेटा, तो बहुत आसान है आपके लिए, ये देखो KR बाय, ये किया हमने, पावर 3/2। तो रेट क्या है आपका, बार पर मिनट, नीचे क्या है, बार और पावर 3/2, ऊपर आया यहाँ पर पावर 1, तो क्या बनेगा आपके पास, बार पर कितना पावर आएगा बेटा, -½ मिनट इनवर्स, 1 - 3/2 करेंगे तो क्या आएगा, -½ तो इस तरह से बेटा, यदि यहाँ पर एटमॉस्फेयर दिया रहता तो आप एटमॉस्फेयर में देते, तो कोई भी कंफ्यूज करने की बात नहीं है। तो हमारा रेट आ गया, रेट क्या था, चेंज इन प्रेशर बाय टाइम, और ये हमने इस फार्मूला से निकाल दिया, क्योंकि हमें रेट लॉ दिया हुआ है, K आ गया R CH3COCH3 3/2। तो ये है क्या, तो प्रेशर का मेजरमेंट है बार 3/2 स्टेशन। नेक्स्ट न्यूमेरिकल्स करते हैं। सो एक न्यूमेरिकल्स ले रहे हैं कि द रेट कांस्टेंट फॉर ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 60 per second. How much time will it take to reduce the initial concentration
ऑफ द रिएक्टेंट टू इट्स 1/16 वैल्यू। देखिए बेटा क्या क्वेश्चन लिया है कि द रेट कांस्टेंट फॉर ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर का है, इज 60 सेकेंड पर इनवर्स, मतलब k का वैल्यू दिया हुआ है। हाउ मच टाइम निकालना है, विल इट टेक टू रिड्यूस द इनिशियल कंसंट्रेशन, मतलब कितना 1 ऑफ द रिएक्टेंट टू इट्स 1/16 वैल्यू, मतलब यदि ये 1 है तो उसको 1/16 करने में कितना वैल्यू हमें टाइम लगेगा, हाउ मच टाइम। सो फर्स्ट क्या निकालेंगे बेटा, हम लोग फार्मूला लिखेंगे, k इज इक्वल टू 2.303 बाई टी लॉग ऑफ a नॉट बाई ए। तो हमें टाइम निकालना है, तो हम t को यहां कर लें, 2.303 बाई k, k कितना दिया हुआ बेटा 60 लॉग, ये क्या बोल रहे हैं कि ये यदि 1 है तो ये रिड्यूस्ड होके कहाँ आ गया 1/16, तो ऐसे लिखोगे बेटा 2.303 बाई 60 लॉग 16 का है, तो वैल्यू देख सकते हैं, या बेटा 2 की पावर इसको क्या लिख सकते हो 4, नहीं तो 2 की पावर 4, तो ये क्या हो जाएगा 4 log 2, क्योंकि ये 16 ऊपर आ गया है ना, तो 2 की पावर 4, तो log m टू दी पावर n, यहाँ पर देखो क्या है log टू दी पावर 4, तो ये आ गया बेटा 4 log 2, ऐसे करते हैं हम लोग, ठीक है ना, ये फॉर्मूला log का लगाया। अब log 2 की वैल्यू होती है 0.3010 इंटू 4 बाई 60 काट दो, ये मिनट, सेकंड था, सेकंड, क्योंकि आपने लिया था पर सेकंड तो ये आ गया सेकंड, ठीक है। इस तरह से ये यूनिट के साथ आप इस न्यूमेरिकल्स को करेंगे, ठीक है। एक बार फिर देखिए, क्या फर्स्ट ऑर्डर था इसलिए हमने फॉर्मूला लगाया k इज इक्वल टू 2.303 बाई टी लॉग a नॉट बाई ए। नॉट क्या था बेटा इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, जो हमने लेट किया क्या 1 है, और ये आफ्टर टाइम t कितना बचा 1/16, तो जो लेफ्ट होता है वही लिखते हैं 1/16, तो 16 ऊपर आ गया, 16 को हम ये भी लिख सकते हैं 2 की पावर 4, तो 4 log 2, log 2 की वैल्यू रखा 0.3010 इंटू 4 काटा, सेकंड में आंसर दे दिया, ठीक है। नेक्स्ट दूसरा न्यूमेरिकल्स देखते हैं। यस हमारा न्यूमेरिकल है बेटा, द रेट ऑफ मोस्ट रिएक्शंस डबल्स when their temperature is raised from 298 Kelvin to 308 Kelvin. Calculate their activation energy. So most of the reaction, every 10 degrees rise in temperature, the reaction rate gets doubles. So calculate their activation energy. क्या फार्मूला यूज करेंगे, फार्मूला यूज करोगे log K2 by K1 is equal to EA by 2.303 R T2 minus T1 by T1 T2, क्योंकि 1/T2 1 माइनस T1 था। अब देख बेटा ये क्या कह रहा है कि डबल हो रहा है, इसका मतलब कि यदि आपका log K1 K है, K1 यदि K है तो K2 क्या होगा 2K हो जाएगा, तभी ना डबल होगा, तभी डबल होगा। तो ये टेम्परेचर T1 पर है, एट T1 टेम्परेचर, और ये टेम्परेचर कहाँ है T2 पर। यहाँ वैल्यू डाल दीजिए, log K2 का क्या वैल्यू डालोगे 2K, और इस K1 का वैल्यू K, ये बाय 2.303, R की वैल्यू गिवन है 8.314 इंटू 308 माइनस 298 बाय 308 इंटू 298, तो K से K कैंसिल हो गया, log 2 आया नहीं, तो log 2 की वैल्यू कितनी होती है बेटा 0.30
0.3010 into 2.303 into 8.314 into 3108 298 divided by 10 जूल पर मोल इजिकल टू ई। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे। ये दोनों जो होता है बेटा ये 19.15 होता है, तो इससे, और यहाँ पर क्या था बेटा जूल पर केल्विन पर मोल। ठीक है, तो आपका केल्विन से केल्विन कट गया और ये बच गया आपका जूल पर मोल। तो इस तरह से ये फॉर्मूला हमारा आ रहा है और जिससे हम निकाल सकते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। सो एक न्यूमेरिकल्स और देखते हैं। क्वेश्चन है बेटा मेरा, ड्यूरिंग न्यूक्लियर एक्सप्लोजन one of the products is 90 strontium with half-life of 28.1 years. If 1 microgram of 90 strontium was absorbed in the bones of a newly born baby instead of calcium, how much of it will remain after 10 years and 60 years if it is not lost metabolically? क्वेश्चन समझ लीजिए। कह रहा है कि न्यूक्लियर एक्सप्लोजन हुआ, उसमें से एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है स्ट्रॉन्सियम 90, जिसका हाफ लाइफ पीरियड कितना दिया हुआ 28.1 ईयर्स। इसका इनिशियल अमाउंट था 1 माइक्रोग्राम। सो एब्जॉर्ब हो गया किसमें, इन द बोन्स ऑफ ए न्यूली बॉर्न बेबी, जो इन्फेंट हैं उस बच्चे में, वो एब्जॉर्ब हो गया इंस्टीड ऑफ कैल्शियम। तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, तो धीरे धीरे क्या होगा, उसका डिसइंटीग्रेशन होगा, वो लॉस्ट होगा। तो वही पूछा आपको कि हाउ मच ऑफ इट विल रिमेन आफ्टर 10 ईयर्स, 10 ईयर्स के बाद कितना बचा उसके बॉडी में, और 60 ईयर्स इफ इट इज नॉट लॉस्ट मेटाबॉलिकली, मतलब मेटाबॉलिक रिएक्शन जो हमारे बॉडी के अंदर चलते हैं उसमें उसका कंजम्पशन मान लीजिए कि नहीं हुआ है, सिर्फ कंजम्पशन कहाँ हो रहा है, तो ये डिसइंटीग्रेशन में हो रहा है। तो हमने कौन सा लगाना है ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर। ऑलवेज रिमेंबर बेटा, कोई भी न्यूक्लियर एक्सप्लोजन हो, मतलब रेडियो एक्टिव डीके हो, तो आपको फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो करना है, ऑलवेज रिमेंबर। तो आपने हाफ लाइफ दिया हुआ है, तो के निकालिए यहाँ से। तो के इज इक्वल टू क्या होता है बेटा 0.693/t हाफ। तो टी हाफ गिवन है आपको 0.693/28.1। ये ईयर में रहने दीजिए, कोई जरूरत नहीं है चेंज करने का। ठीक है, ईयर इनवर्स आ। अब आपके पास टाइम पता है कि 10 ईयर है, पहले 10 ईयर का निकालते हैं। तो फॉर्मूला लिखिए, फिर क्या फॉर्मूला लिखेंगे आप, T इज इक्वल टू 2.303/k log A0/A। देखिए आपका टाइम दिया हुआ है, के हमने निकाल लिया है, A0 हमको पता है 1 माइक्रोग्राम। क्या निकालना है बेटा, A निकालना है। ठीक है, अब देखो आप यहाँ पर रखो 10 ईयर, ये 2.303, ये इस वैल्यू को रखते हैं हम लोग, जो के का वैल्यू है, ये ऊपर आ गया 28.1, यहाँ पर log A0 1 माइक्रोग्राम है, और बाय ये देखिए, इसको कैंसिल करेंगे बेटा, तो क्या आएगा ये 0.3010। ठीक है, 0.3010, इससे इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या आ गया 3.010। डिवाइड करो 28.1 से, 28.1 से log 1 माइक्रोग्राम/A। अब बहुत आसान हो गया हमारा, इसको क्या करेंगे बेटा, सॉल्व कर देंगे। सॉल्व करेंगे, पॉइंट में आएगा, उसका हम देखेंगे एंटी लॉग। एंटी लॉग देखेंगे, ये फ्री हो जाएगा। ठीक है, तो आपका ए इधर होगा और इसका एंटी लॉग, तो यहाँ पर हमने इसका एंटी लॉग कर देता हूँ डायरेक्ट। एंटी लॉग देख लीजिएगा, एंटी लॉग
3.010 बाय 28.1 इज इक्वल टू 1/। तो आपने बेटा ये निकालना है ए, तो ये यहाँ रखिए और यहाँ आएगा 1/, इसका वैल्यू देख लीजिएगा, एंटीलॉग 3.010 28.1। ठीक इसी तरह से बेटा आपको 60 ईयर यहाँ पर रखेंगे और कैलकुलेट होके ए का वैल्यू आएगा। तो कम आएगा या ज़्यादा आएगा? देखो डिसइंटीग्रेट हो रहा है, तो निश्चित रूप से 10 ईयर में जितना होगा 60 ईयर्स में थोड़ा और कम हो जाएगा, ज़्यादा नहीं आएगा। ज़्यादा आएगा तो आप क्या समझेंगे कि नहीं हमने कुछ कैलकुलेशन एरर किया है। ठीक है, तो इस तरह से हमने आज पूरे इस केमिकल काइनेटिक्स को रिवाइज भी किया है और न्यूमेरिकली भी आपको इक्विप्ड करने का प्रयास किया है। आई होप यू हैव एंजॉयड द होल चैप्टर्स। थैंक यू।